नमस्कार सभी को, मैं रवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं अनसोल्ड पेपर हम कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए सेकंड बुक का। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, वो आपने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। तो लास्ट हमने गॉस की प्रमेय की थी, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय का क्वेश्चन आप देख सकते हैं लॉग में आया हुआ है। गॉस की प्रमेय का कथन भी मैंने आपको कराया था और सत्यापन भी मैंने आपको करा दिया था। तो गॉस की प्रमेय के बाद इसके कुछ अनुप्रयोग होते हैं और अनुप्रयोग के क्वेश्चन भी आपके आए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक अनुप्रयोग इसका नंबर फर्स्ट हेडिंग डालें, एक समतल अचालक प्लेट है, ठीक है, समतल अचालक प्लेट के लिए करते हैं। तो हेडिंग है समतल अचालक प्लेट के लिए, यानी प्लेट कैसी रहेगी, समतल रहेगी और कैसी रहेगी, अचालक। अचालक का मीन्स आप समझते हैं, चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो समतल अचालक प्लेट के कारण, ठीक है, यस, कोई समतल अचालक प्लेट है, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, किसकी सहायता से निकालेंगे, गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो समतल अचालक प्लेट के कारण या तो वैद्युत क्षेत्र कह सकते हो आप, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हो। तो समतल अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र कह सकते हो, या साथ में क्या आ सकता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहे तो भी बात एक ही है, डेरिवेशन के लिए वही डेरिवेशन करना है, और वैद्युत क्षेत्र आए तो भी वही डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो हेडिंग क्या है, समतल अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो इसका चित्र समझ लीजिए आप। देखो कोई समतल अचालक प्लेट बना लो और साथ में रहता है अनंत विस्तार वाली, है ना। तो एक बात मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ अनंत विस्तार की, यानी इस प्लेट का जो विस्तार है वो कहाँ तक है हमें नहीं पता, यानी इसकी लंबाई कहाँ तक है, चौड़ाई कहाँ तक है, इसका विस्तार कहाँ तक है हमें नहीं पता है। इसलिए इसका विस्तार यदि हमें पता होता तो सीधी लाइन बनाते, तो इसलिए इस प्रकार से प्लेट बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसका विस्तार नहीं पता है। तो इस तरीके से ये प्लेट बना लो और इसका विस्तार हमें पता नहीं है, इसी कारण ये इस प्रकार से बनाई गई है। क्लियर है। और ये प्लेट कुछ इस तरीके से रखी हुई है। तो इस प्लेट का जो केंद्र है वो O मान सकते हो, इसके सेंटर, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P मान लो। अब देखो केंद्र O से बिंदु P जो है स्मॉल r दूरी पर है, जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये बिंदु P जो है, देखो जैसे प्लेट इस तरीके से रखी हुई है, इस तरीके से, तो बिंदु P आगे भी हो सकता है स्मॉल r दूरी पर और बिंदु P पीछे भी हो सकता है। तो दोनों जगह इसके बिंदु मान के चलेंगे। तो देखो ये वाला इसके पीछे लाइन तो दिखेगी नहीं, तो इस तरीके से दिखा लो, है ना। मान लो यहाँ पर कौन सा बिंदु है, P डैश। क्लियर है। आपको पता है गॉसिय सरफेस यानी गॉसिय पृष्ठ खींचा जाता है, तो बिंदु P के चारों ओर, बिंदु P के चारों ओर एक गॉसिय पृष्ठ खींचा जाता है, यानी एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा जाता है जिसे गॉसिय पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसे बिल्कुल आगे इस तरीके से गॉसिय पृष्ठ खींचेंगे। आपने देखा होगा ये 12th में भी था डेरिवेशन। तो एक गॉसिय पृष्ठ खींचा जाएगा। तो ये जो गॉसिय पृष्ठ है आपका, ये इधर भी इसी प्रकार खींचना है। क्लियर है। यानी ये क्या है, एक काल्पनिक पृष्ठ है जो बिंदु P को घेर रहा है ना। और इधर किसे घेरेगा, बिंदु P डैश को। काल्पनिक पृष्ठ है जो बिंदु P या P डैश को घेरता है। क्लियर। तो ये प्लेट जो है, साथ में एक बात है, समतल है, अचालक है, अनंत विस्तार की है, और एक वर्ड और लिख सकते हो आप, धनावेशित। ये प्लेट कैसी है, धनावेशित। यानी इस पर कैसा आवेश है, धन आवेश है इस पर, यानी इस प्लेट पर कौन सा आवेश है, धन आवेश, ठीक है। तो आप इस पर धनावेश दिखा दीजिए इस तरीके से। तो मान क्या हुआ, अब इसकी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, माना कोई अनंत विस्तार वाली धनावेशित समतल अचालक प्लेट है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल A है। मान लो इसका क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A। तो ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है इसे कितना मानेंगे, dA। क्लियर है। और आपको पता है ये धनावेशित प्लेट है,
और धनावेश से निकलकर वैद्युत बल रेखाएं बाहर दूर चलती हैं, माइनस की ओर चलती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं निकलकर बिंदु P पर बाहर की ओर चलेंगी तो क्या बनेंगी, वेक्टर E बनाएंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र सदिश। और आपको एक बात मैंने बताई थी कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो पृष्ठ के कैसा होता है, लंबवत होता है। मान लो ये क्षेत्रफल A है तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो इसके पृष्ठ के कैसा होगा, 90 डिग्री यानी लंबवत होगा। क्लियर है। तो क्षेत्रफल सदिश जो है वो कैसा होता है, लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश किसके लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। क्लियर है। तो देखो ये भी क्षेत्रफल सदिश है, DA क्षेत्रफल है इसका, सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या है, DA। तो क्षेत्रफल सदिश कितना हो जाएगा, इस पृष्ठ के कैसा हो जाएगा, लंबवत, यानी वेक्टर DA। क्लियर है। जैसा आपने इधर किया है ऐसे ही आप इधर कीजिए। इसके पिछले वाले पृष्ठ पर, यानी जो बैक साइड का पृष्ठ है, जैसा आप देख सकते हैं ये प्लेट जो है इस तरीके से कुछ रखी हुई है, देखो इस तरीके से। तो इसकी बैक साइड पर भी तो धनावेश होगा, तो उधर से भी धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और वो भी बाहर की ओर, दूर की ओर चलेंगी, और उनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र सदिश होगा वो भी कितना होगा, आपका वेक्टर E। और सूक्ष्म क्षेत्रफल जितना आप देख सकते हैं इसका DA है तो इसका भी कितना होगा, DA। तो इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश कितना हो जाएगा, वेक्टर DA। डायग्राम समझ में आ रहा है आपको। तो इस डायग्राम के बारे में आप पहले थोड़ा लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि माना कोई अनंत विस्तार की धनावेशित समतल अचालक प्लेट है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल A है। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है ना, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P माना, तो उस साइड भी तो हो सकता है कोई बिंदु, तो उस साइड स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P डैश माना। ठीक है। इन बिंदुओं पर आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर आप क्या कहेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E तथा सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश वेक्टर DA के बीच का कोण कितना है, आप देख करके बताइए। दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल को क्या बोलते हैं, समांतर। तो समांतर है तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यहाँ भी देखो समांतर है वेक्टर DA और वेक्टर E, तो यहाँ भी थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। क्लियर है। तो ये बात है, बिंदु P और P डैश पर सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश वेक्टर DA तथा वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E के बीच का कोण कितना है, 0 है। तो तब गॉस की प्रमेय की सहायता से, आपको पता है गॉस की प्रमेय की सहायता से क्या निकालना है आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो गॉस की प्रमेय की सहायता लेंगे। ठीक है। आप देखिए क्या लिखेंगे, तब गॉस की प्रमेय की सहायता से। आइए देखते हैं, तब गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय मैंने पढ़ाई थी, आपको कथन भी कराया, सत्यापन भी कराया, इंपॉर्टेंट है, आप उसे देख लेंगे अच्छे से। तब गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय की देखो 2 तरीके हैं, या तो आप गॉस की प्रमेय को शुरुआत में ही लेके चलो या फिर आप बीच में ले लो, है ना। देखो दोनों ही तरीक़ों से मैं बता दूंगा आपको। तो ज़्यादा सूटेबल ये लग रहा है जो आप करते आए हैं, क्या करते हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो यहाँ भी ऐसे करके देखो, गॉस की प्रमेय की सहायता लेंगे बीच में। तो क्या करें, तब जैसे सत्यापन किया था ना, ऐसे करेंगे। तब सूक्ष्म क्षेत्रफल कितना है, सूक्ष्म क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तब सूक्ष्म क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। आपको पता है वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, पढ़ा है ना आपने, फाई E बराबर क्या होता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर A होता है। लेकिन यहाँ सूक्ष्म क्षेत्रफल DA है तो सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश वेक्टर DA हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो D फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। क्लियर है। अब आपको पता है सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपने निकाला है, तो आपको संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। यदि इस प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या करेंगे, समाकलन। आपको बताया था मैंने, स्मॉल को यदि कंप्लीट करना होता है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं। तो लिखो तब संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, मान लो A है ना, इसका पूरी प्लेट का क्षेत्रफल कितना मान लो A। तब संपूर्ण क्षेत्रफल A से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो आपको पता है कैसे निकालेंगे, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसे निकलेगा। देखो
फाई ई, इधर तो देखो करके बता देता हूँ, इंटीग्रेशन लगाओगे, इंटीग्रेशन लगेगा और डी है तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा। इधर देखो इंटीग्रेशन लगेगा और वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, क्लियर है। देखो डिफरेंशियल है, इंटीग्रेशन है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से, तो क्या बचेगा, सिर्फ फाई ई बराबर बचेगा आपका। और यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो इसी प्रकार वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। लेकिन अब थीटा देखो, यहाँ पे थीटा कितना है, दोनों जगह थीटा देखो कितना है, 0 है। थीटा कितना है, 0। तो एक बात बताओ, स्मॉल आर दूरी पर ये भी है बिंदु P और स्मॉल आर दूरी पर ही बिंदु P डैश है। आपको स्मॉल आर दूरी पर निकालना है वैद्युत फ्लक्स। तो एक तो आप करो, किसके लिए है ये है आपका बिंदु P पर, और फिर साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, बिंदु P डैश के लिए भी तो यही हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर डी ए। क्लियर है, क्योंकि देखो यहाँ भी वेक्टर E है, वेक्टर डी ए यहाँ भी है, यहाँ भी वेक्टर E है और यहाँ भी वेक्टर डी ए है। तो एक तो इसके लिए और एक इसके लिए, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो दोनों जुड़ जाएंगे और यहाँ क्या जाएगा, कोस 0, क्योंकि देखो यहाँ भी 0 है थीटा और थीटा यहाँ भी 0 है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है। तो देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो फाई ई बराबर हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 क्या होता है, 1। ठीक है, ई बाहर आ जाएगा। तो देखो एक काम कर लो, गॉस की प्रमेय अब लगा लो, है ना, साइड में लिखो गॉस की प्रमेय से, इसकी हेल्प लेंगे ना, क्योंकि एप्लीकेशन ये अनुप्रयोग किसका है, गॉस की प्रमेय का। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से, है ना, आपको याद होनी चाहिए गॉस की प्रमेय क्या होती है, क्या होती है, फाई ई बराबर होता है 1/ε0 इंटू क्यू। तो फाई ई की जगह आप मान रखें, ठीक है। मान लो इस पर जो आवेश है वो सारा आवेश कितना है, धन आवेश है प्लस क्यू। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू, और बराबर में क्या है 2, ई तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए। क्लियर है। तो देखो ये डिफरेंशियल है, ये इंटीग्रेशन है, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ए बचेगा। तो ये बचेगा आपका 1/ε0 इंटू क्यू, और बराबर में बचेगा 2e a। क्लियर है। तो यहाँ से देखो, एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे आप कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, ये फॉर्मूला था, 12th में पढ़ा होगा और यहाँ भी आपने पढ़ा होगा, आप अपने नोट्स में देखेंगे, बीएससी में या बुक में देखना। ये टॉपिक में बस थोड़ा सा ज़रूरत पड़ रही है इस फॉर्मूले की, इसलिए आप इसे लिख लेना, बाकी अनसोल्ड में पूछा होगा तो मैं करा दूंगा। ठीक है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ये सिग्मा का निशान है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र होता है Q/A। ठीक है जी, सिग्मा बराबर Q/A। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है, सिग्मा बराबर Q/A। आपने पढ़ा होगा, एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, उसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा बराबर Q/L होता है। और एक होता है आयतन आवेश घनत्व, वो होता है रोह से प्रदर्शित करते हैं उसे, रोह बराबर होता है Q/V। तीनों को आप देख लेना, इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो देखो यहाँ पर Q का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से Q बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू A। तो Q का मान रख दो आप सिग्मा इंटू A, और बराबर में क्या है 2e a। तो देखो आप A से A कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए E बराबर कितना बचेगा आपका, E बराबर बचेगा आपका सिग्मा अपॉन 2ε0। E बराबर कितना बचा, सिग्मा अपॉन 2ε0। ठीक है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, किसके कारण, इस अनंत विस्तार की धनावेशित समतल अचालक प्लेट के कारण। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कीजिए, इसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक आप देख लेंगे। आइए फिर आगे चलते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। इसका सेकंड जो अनुप्रयोग है वो देख लेते हैं, गॉस की प्रमेय का जो अनुप्रयोग है एक, और अनसोल्ड में आया हुआ है। वैसे तो कई अनुप्रयोग हैं इसके, लेकिन ये आया हुआ है तो इसे देख लेते हैं। और ये क्या है, ये है गोलीय चालक के लिए।
कोई गोलीय चालक है ना, गोलीय कोष भी कह सकते हैं। तो कई तरीके से आया हुआ है। देखो एक बार देख लेते हैं अनसोल्ड में ही। तो अनसोल्ड में यदि आप देखेंगे तो देखा है 2019 में आया हुआ है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। वो कह रहा है गॉस के नियम की सहायता से। किसके नियम की सहायता से? भाई अनुप्रयोग है गॉस के नियम का, तो गॉस के नियम की सहायता तो लेनी ही पड़ेगी। तो किसकी सहायता से? गॉस के नियम की सहायता से। आवेश के एक समान गोलीय वितरण के कारण, आवेश का कैसा वितरण है? एक समान वितरण है आवेश का। और कहा उसने उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है गोले के बाहर किसी बिंदु पर और गोले के भीतर किसी बिंदु पर। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे भी। क्या लिखेंगे? गोलीय है ना, कोष कह दो, या दूसरा इसने क्या कहा इसकी भाषा में, यदि हेडिंग लिखें आप, क्या कहा? आवेश का एक समान गोलीय वितरण। इसकी भाषा में यदि बात करते हैं तो आवेश का एक समान गोलीय वितरण, आवेश के एक समान गोलीय वितरण है ना, इन दोनों के कारण। और भी कई हेडिंग हो सकती है, आप बुक में क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो गोलीय कोष के लिए आए तो भी यही करना है, आवेश के एक समान गोलीय वितरण के लिए आए तो भी आपको यही करना है। ठीक है, और गोले के लिए आ जाए, ठीक है, किसके लिए आ जाए? गोले के लिए। तो सबके लिए क्या के कारण क्या निकालना है आपको? वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कहें, ठीक है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कहें, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो दोनों में से कुछ भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह दे या वैद्युत क्षेत्र कह दे, दोनों का अर्थ एक ही है। तो इसके लिए देख लेते हैं। आइए, एक चित्र गोला है, गोला बनाना है, आप समझ सकते हैं। देखो इसका चित्र, एक गोलीय कोष है ना, यह गोलीय चालक है जिसका केंद्र क्या है? O है। और आप मान सकते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है? मान लो कैपिटल R। क्लियर है? इसे आवेश दिया जाता है धनावेश, जो कि इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। केंद्र को आवेश दिया जाता है तो पृष्ठ पर फैल जाता है ना। गोले के लिए चालक देखो, गोलीय चालक कह दो या चालक गोला कह दो। चालक समझते हैं आप? चालक और अचालक तो जानते ही हैं। तो चालक गोला है, इसके केंद्र पर आवेश देंगे इसे, तो इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी रहती है कि वो आवेश कहाँ फैल जाता है? पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है। तो मान लो इसे हमने कितना आवेश दिया? मान लो +Q आवेश दिया है ना केंद्र को, तो सारा आवेश कहाँ फैल जाएगा? इसके पृष्ठ पर। और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। और आपको क्या कहा उसने? गोले के बाहर, क्या कहा? गोले के बाहर भीतर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहला पॉइंट मान लो आप गोले के बाहर निकालनी है आपको। तो ये चित्र किसका है? गोले के बाहर वाला केस है ना। तो पॉइंट P मानना पड़ेगा। तो मान लो जो पॉइंट P है आपका वो यहाँ पर है, और इस पॉइंट P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस पॉइंट P की जो दूरी है केंद्र से, मान लो कितनी है? स्मॉल r। क्लियर है? जो त्रिज्या है वो कितनी है? कैपिटल R। अब देखो, आपको पता है गॉसिय पृष्ठ खींचते हैं, एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जो बिंदु P को घेरता है। तो बिंदु P के चारों ओर है ना, देखो बिंदु P के चारों ओर एक काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे, जिसे क्या कहा जाएगा? जिसे गॉसिय पृष्ठ कहा जाएगा। ठीक है, बिंदु P को घेरते हुए बिंदु P के चारों ओर एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? गॉसिय पृष्ठ। क्या कह रहे हैं इसे? गॉसिय पृष्ठ। क्लियर है? और बिंदु P पर आपको पता है ये धनावेशित गोला है, तो इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलकर दूर जाएंगी, और वैद्युत क्षेत्र इनके कारण मान लो कितना हो जाएगा? वेक्टर E। ठीक है, पूरे का क्षेत्रफल A है मान लो। तो मान लो ये जो गॉसिय पृष्ठ है, तो इसका पूरे का क्षेत्रफल मान लो कितना है? कैपिटल A। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? dA। तो देखो सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA भी तो पृष्ठ के कैसा होगा? लंबवत होगा। यानी वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच का कोण कितना है? यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो बस इसके बारे में थोड़ा लैंग्वेज लिख देनी है आपको। ये लिख देना है कि माना कोई गोलीय कोष, या जिस भी तरीके के क्वेश्चन आए उसी तरीके की लैंग्वेज में लिखना है। माना कोई गोलीय कोष है ना, या माना कोई चालक गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसके केंद्र को +Q आवेश
धनावेश दिया जाता है जो कि इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। लिखा है ना आवेश का एक समान गोलीय वितरण, यानी एक समान रूप से फैलना है, वितरण यानी बंटवारा, और किसका, आवेश का, और कहाँ पर, गोलीय यानी गोले पर, है ना। आगे कहना है आपको, इसके केंद्र स्मॉल आर से, वो इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु पी के चारों ओर एक पृष्ठ खींचा जाता है, काल्पनिक पृष्ठ खींचा जाता है जिसे गौसीय पृष्ठ कहते हैं। बिंदु पी पर सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी ए तथा वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई के बीच का कोण 0 है। बस ये बातें लिख के फिर हेडिंग लिखनी है गोले के बाहर। देखो गोले के बाहर के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल आर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा कैपिटल आर से। स्मॉल आर ज़्यादा हो रहा है किससे, कैपिटल आर से। तो देखें क्या हो जाएगा सूत्र। आपको ऐसे ही करना है जो तरीका है आपका, और तरीका क्या है, पहले आप सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से निकलने वाला गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो आपको पता है कितना होता है, कई बार कर चुके हैं डेरिवेशन में। तो डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। क्लियर है। और फिर आप क्या करते हैं, आप जानते हैं फिर क्या करते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण, है ना। तो देखो तब संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण, संपूर्ण क्षेत्रफल है ना, लिख देंगे आप, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ देखो अब डी और इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशियल है, वो इंटीग्रेशन है डायरेक्ट कैंसिल कर दूँ तो क्या आ जाएगा, फाई ई, और यहाँ पे इंटीग्रल, देखो ये बंद पृष्ठ है तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रल आएगा जिसे बंद समाकलन कहते हैं। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए डायरेक्ट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस 0। क्लियर है, कॉस 0 क्योंकि थीटा उनके बीच कितना है, 0। तो साइड में लिख सकते हो बी कॉस थीटा बराबर 0। इसके बाद आप देखें जो ई है तो बाहर आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पे गॉस की प्रमेय की सहायता लो, गॉस की प्रमेय से, है ना, लिख देंगे आप। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर होता है 1/4 इंटू क्यू। तो देखो इसकी जगह मान रखो 1/4 इंटू क्यू, और आप देख सकते हैं ई तो बाहर आ जाएगा तो ये बच जाएगा, ये डिफरेंशियल, ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे तो ए बचेगा सिर्फ, है ना। तो 1/4 इंटू क्यू बराबर ई, और यहाँ क्या बचेगा, ए। और आप जानते हैं गोले का जो क्षेत्रफल है देखो गोले का जो क्षेत्रफल होता है आप जानते हैं क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल गोले का ही तो है, कौन सा गोला, ये जो गौसीय पृष्ठ है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी तो बात कर रहे हैं, इससे इस पृष्ठ गोले से, गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला जो क्षेत्रफल है। देखो यहाँ कहा था ना सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए इसका ही तो है, बड़े वाले यानी काल्पनिक गोले का। तो इसलिए संपूर्ण क्षेत्रफल भी किसका है, बड़े वाले यानी काल्पनिक गोले का, यानी गौसीय जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल, है ना। तो उसके लिए त्रिज्या क्या आ जाएगी, स्मॉल आर आएगी, तो इसलिए क्या आएगा, ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का क्षेत्रफल। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखो 1/ε0 इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप देखेंगे ई का मान क्या आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा आपका 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, ई बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू स्क्वायर, वो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, यहाँ तक आप नोट कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखो एक सूत्र तो आपका ये आया, इसके बाद देखो यहाँ तक दिख रहा होगा शायद आपको, तो एक सूत्र और देख लेते हैं इसका। आप एक सूत्र जानते हो, मैंने अभी आपको बताया, साइड में लिखेंगे आप, ये है ना, ये तो यहाँ तक हो ही गया। तो देखो यहाँ से अभी मैंने आपको बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा, जिसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो अभी बताया ना सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो देखियो यहाँ से क्यू बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, यहाँ पे क्यू का मान रखो। तो देखो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ε0 इंटू सिग्मा ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सिग्मा ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है आपको। तो आप एक बताओ, यहाँ पे सिग्मा आ रहा है, क्यों की जगह आपने क्या रख दिया है, सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे फिर दोबारा ए आ रहा है। तो आप एक बार बताओ,
ये जो आवेश है ये छोटे वाले गोले पर है ना, बड़े वाले गोले पर नहीं है, छोटे वाले गोले पर है। तो छोटे वाले गोले पर आवेश है, छोटे वाले गोले के ही ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व, और छोटे वाले गोले का ही ये क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल आ रहा है वो इस गोले का आ रहा है छोटे वाले का, जिसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल आर। तो यहाँ पर आप कैपिटल ए के स्थान पे जो रखेंगे ना, ये बात ध्यान देने की है, वो ये रखेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जबकि यहाँ पे क्या रखा था 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़े गोले की बात चल रही थी और यहाँ किसकी बात है, छोटे गोले की। तो ई बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू सिग्मा, तो ऐसे रहेगा। और देखो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर है ना, ए की वैल्यू रख दो अपॉन आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल, तो एक आ जाएगा आपका ई बराबर 1/4 पाई, वो ये तो कैंसिल हुआ, तो ये बच जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये दोनों ही व्यंजक किसके हैं, गोले के बाहर है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, और किसके लिए, गोले कोश के लिए, आवेश के एक समान गोले वितरण के लिए, या गोले चालक के लिए, चालक गोले के लिए ना, एक ही बात है। तो ये गोले के बाहर की बात थी। एक होता है गोले के पृष्ठ पर है ना, वो और देख लीजिए। और फिर तीसरा पॉइंट गोले के भीतर वाला है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, गोले के गोले के पृष्ठ पर। यदि पृष्ठ पे पूछने लगे तो आप एक बताओ, यदि ये पॉइंट पी पृष्ठ पर आ जाए, ठीक है, तो आप देखो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर ना हो जाएंगे। तो देखो इस स्थिति में स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा। तो आप देख के बताओ मुझे, इस सूत्र में जहाँ स्मॉल आर आ रहा है वहाँ कैपिटल आर रख सकते हैं। तो डायरेक्ट इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर डायरेक्ट ही आपको व्यंजक मिल जाएगा ना। तब ई बराबर क्या आ जाएगा, ये आपने लिख दिया है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो स्मॉल आर की जगह आप कैपिटल आर रख दो बस। तो पृष्ठ पर डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा आपको ये वाला। ई बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और यहाँ पे भी आप रख सकते हो है ना, यहाँ पे आप रखो तो क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू कैपिटल आर, ऐसे रहने दो, और स्मॉल आर के स्थान पर आप कैपिटल आर रख दो। ठीक है, साइड में लिख सकते हो, क्योंकि स्मॉल आर इस स्थिति में गोले के पृष्ठ पर जब बिंदु पी ले रहे हैं तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ई का एक जो सूत्र बनेगा आपका ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ई बराबर क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये दोनों ही व्यंजक किसके हैं, गोले के पृष्ठ पर। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट करते हैं।